वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है सिंचाई भाग 2। साथियों, आइए जानते हैं सिंचाई भाग 2 के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, सिंचाई जल के प्रमुख स्रोत। नंबर 2, सिंचाई की प्रमुख विधियां। तो आइए जानते हैं नंबर 1, सिंचाई जल के स्रोत। साथियों, सिंचाई जल के स्रोतों से आशय उस जल से है जहां से हमें सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, सिंचाई जल के स्रोत कहे जाते हैं। तो सिंचाई जल के स्रोतों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, सिंचाई जल के भूमिगत साधन या स्रोत। नंबर 2, सिंचाई जल के सतही अथवा धरातलीय स्रोत। तो साथियों, आइए जानते हैं सिंचाई जल के भूमिगत स्रोत। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं भूमिगत जल क्या होता है। भूमिगत जल जल का वह भाग होता है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, और जिस माध्यम से निकाला जाता है वो माध्यम कुएं, पाताल तोड़ कुएं, नलकूप, हैंडपंप या और भी आधुनिक साधन हो सकते हैं, किंतु जल जमीन के अंदर का ही होगा। तो ऐसे स्रोत को भूमिगत सिंचाई जल स्रोत कहा जाता है। भूमिगत सिंचाई जल स्रोत के तहत यहाँ पर 2 स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा। नंबर 1, कुआं। नंबर 2, पाताल तोड़ कुएं। ये दोनों ही सिंचाई जल के भूमिगत स्रोत हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कुआं। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि कुएं का इतिहास क्या है। तो जहां तक मेरा मानना है, मैंने अध्ययन किया है, वहां तक जब से सभ्यता में कृषि का आविर्भाव हुआ है, कृषि का उदय हुआ है, मनुष्य जाति ने कृषि करना प्रारंभ किया है, तब से लेकर यदि नदियों के बाद किसी जल स्रोत की चर्चा होती है तो वह कुआं है। कुएं का जल पीने तथा सिंचाई दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, कुएं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कच्चे कुएं और नंबर 2, पक्के कुएं। साथियों, कच्चे कुएं गरीब किसानों, कम जोत वाले किसानों या ऐसे किसानों जो किचन गार्डनिंग करते हों या सब्जियां उगाते हों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कच्चे कुएं का प्रयोग उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां की मृदा या तो कड़क हो या जल स्तर ऊपर हो। साथियों, आइए जानते हैं पक्के कुएं के बारे में। पक्का कुआं मुख्यतः ईंटों से बनाया जाता है। कच्चा कुआं खोदने के बाद उसके अंदर ईंटों से चिनाई करके उसे पक्का कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि
यदि जल स्रोत नीचा है तो पक्का कुआं आवश्यक है, या फिर वहाँ की मृदा बलुई अथवा मुलायम है तो भी पक्का कुएं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में मृदा का ढहने का डर रहता है जिससे कुआं बंद हो सकता है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुएं को पक्का किया जाता है। साथियों, आइए जानते हैं सिंचाई जल के धरातलीय अथवा सतही स्रोतों के बारे में। साथियों, सतही स्रोत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 नदियां, नंबर 2 नहरें, नंबर 3 नाले, नंबर 4 जलाशय, नंबर 5 तालाब। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जैसे झील है आदि। तो साथियों, आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 नदियाँ। साथियों, नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो सदाबहार नदियाँ और दूसरी मौसमी नदियाँ। सदाबहार नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनमें पानी वर्ष भर बहता रहता है, और मौसमी नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनमें पानी सिर्फ बरसात में ही बहता है। जब सिंचाई के अन्य साधन का उदय नहीं हुआ था, उस समय सिंचाई को नदियों से किया जाता था। आज भी भारतवर्ष में नदियों का जाल बिछा हुआ है और लगभग नदी तंत्रों के द्वारा 40% के आसपास सिंचाई की जाती है। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 2 नहरें। नदी तंत्रों के समान ही नहरें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मौसमी नहरें और एक सदाबहार नहरें। सदाबहार नहरें वो नहरें होती हैं जिनका उदय सदाबहार नदियों से होता है, और मौसमी नहरें वो नहरें होती हैं जिनका उदय मौसमी नदियों से होता है। नहरों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतवर्ष में या किसी भी देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां नदियों की पहुंच नहीं हो पाती है, और ऐसे खेत असिंचित क्षेत्रों की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः असिंचित क्षेत्रों की श्रेणी को खत्म करने के लिए या असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए नदियों से नहरों को खोदकर या नदी की धारा को मोड़कर उन क्षेत्रों की तरफ कर दिया जाता है जहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव होता है। साथियों, इस प्रकार नहरें उदित होती हैं। भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं। नदियों में से अनेकों नहर निकली हुई हैं, और यह नदी तथा नहर तंत्रों का भारत में जाल बिछा हुआ है, और इस तंत्र के द्वारा आज भी लगभग 40 से 50% सिंचाई इसी तंत्र से होती है। साथियों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश तथा इसके आसपास की प्रमुख नहरों के बारे में। जैसे नंबर 1 अपर गंगा नहर, नंबर 2 लोअर गंगा नहर, नंबर 3 आगरा नहर, नंबर 4 रूहेलखंड नहर आदि। ये उत्तर प्रदेश तथा इसके आसपास की नहरें हैं जो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती हैं। आइए साथियों जानते हैं बांध और जलाशय के बारे में। बांध और जलाशय एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए यहां पर एक साथ इनका अध्ययन किया जाएगा। साथियों, नहरों में
या नदियों में जब तेजी से पानी बह रहा होता है और कहीं अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा होता है, तो हम कृत्रिम रूप से बड़े बड़े बांध बनाकर उस पानी के वेग को, उस पानी की गति को धीमा कर देते हैं, रोक देते हैं। परिणाम यह होता है कि बांध के दूसरी तरफ एक जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, जिसमें नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है। साथियों, इस पानी का प्रयोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंचाई परियोजनाएं हैं और विद्युत परियोजनाएं हैं। साथियों, इस प्रकार बांध अथवा जलाशयों के माध्यम से भी हम सिंचाई को कर सकते हैं। जलाशय भी हमारी सिंचाई का एक साधन है, किंतु यह साधन सीमित स्थानों, सीमित जगह पर ही प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में या इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख बांध इस प्रकार हैं। नंबर 1 रिहंद बांध, नंबर 2 चंद्रप्रभा बांध, नंबर 3 ललितपुर बांध, नंबर 4 अमरोहा बांध इत्यादि। साथियों, इन बांधों के माध्यम से जो पानी इकट्ठा होता है या जिन बांधों के माध्यम से जो जलाशय का निर्माण होता है, उस पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथियों, आइए जानते हैं तालाब के बारे में। गांव के आसपास बड़े बड़े गड्ढे, जिनमें बरसात का पानी भर जाता है, तालाब कहे जाते हैं। साथियों, इस तालाब के पानी को गांव की भूमि की सिंचाई के लिए विभिन्न यंत्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार तालाब भी हमारे सिंचाई के जल के स्रोत के रूप में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमारे नाले हैं, झीलें हैं, इनके माध्यम से भी कृषि की सिंचाई की जाती है। साथियों, आइए अब जानते हैं हम सिंचाई की प्रमुख विधियों के बारे में। तो सिंचाई की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 बाड़ विधि, नंबर 2 क्यारी विधि, नंबर 3 कुंड विधि, नंबर 4 थाल विधि, नंबर 5 बौछारी विधि, इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन भी कहा जाता है, और नंबर 6 टपक विधि, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है। ये लास्ट की जो 2 विधियां हैं, ये आधुनिक सिंचाई की विधियां हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। आइए साथियों जानते हैं नंबर 1 बाड़ विधि। इस विधि को प्लवन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में होता यह है कि खेत में किसी जल स्रोत से पानी को लाकर छोड़ दिया जाता है और तब तक पानी खेत में चलता रहता है जब तक कि संपूर्ण खेत की सिंचाई न हो जाए। इस विधि का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर पानी सुगमता से उपलब्ध है, सस्ता उपलब्ध है आदि। आइए जानते हैं नंबर 2 क्यारी विधि। साथियों, इसे कहीं कहीं क्यारी बरहा विधि भी कहा जाता है। होता यह है कि इस प्रकार की विधि में खेत में एक बरहा की सहायता से कई क्यारियों को जोड़ दिया जाता है। बरहा मुख्य नाली से जुड़ा होता है। किसी जल स्रोत से पानी को बरहा में छोड़ दिया जाता है और बरहा के माध्यम से क्यारियों में पानी को छोड़कर एक क्यारी भर जाने के बाद दूसरी भर जाने के बाद तीसरी, इस तरह से सारी क्यारियां भर जाने के बाद खेत की संपूर्ण सिंचाई हो जाती है।
इस विधि में भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी ज़्यादा नष्ट होता है, अतः यह विधि भी उन स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर पानी सस्ता और सुगमता से उपलब्ध हो। साथियों, आइए जानते हैं नंबर 3, कूर्ण विधि। इसे रिज एंड फैरो मेथड भी कहते हैं, रिज एंड फैरो मेथड ऑफ द इरिगेशन। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि इसमें सभी फसलों की सिंचाई नहीं की जा सकती, अर्थात इस विधि द्वारा सभी फसलों की सिंचाई नहीं की जाती। इसमें कुछ गिनी चुनी फसलों की सिंचाई की जाती है, जैसे हमारी गन्ना है, आलू है इत्यादि। इस माध्यम से सिंचाई करने के लिए यह जरूरी है कि फसल की बुवाई या तो मेड़ों पर हो या नालियों में हो, किंतु सिंचाई हमेशा नाली में ही होती है, इसीलिए इसको बहुतायत नाली की सिंचाई विधि कहा जाता है। साथियों, आइए जानते हैं थाल विधि। इसे कहीं कहीं रिंग विधि भी कहा जाता है। इसमें वृक्षों की सिंचाई के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में वृक्षों के तने के आसपास रिंग के आकार के अथवा गोले के आकार के अथवा थाल के आकार के मेड़ बना दी जाती है। यह विधि 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वतंत्र थाल विधि और दूसरी कंबाइंड या संयुक्त थाल विधि। स्वतंत्र थाल विधि में एक पौधे को ही एक रिंग से जोड़ा जाता है और संयुक्त थाल विधि में एक नाली की सहायता से सभी रिंगों को आपस में जोड़ दिया जाता है या सभी थालों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जब नाली में पानी छोड़ा जाता है तो एक एक थाल की सिंचाई होकर पानी आगे बढ़ता जाता है और इस प्रकार संपूर्ण बाग की या तो संपूर्ण बागवानी के वृक्षों की सिंचाई हो जाती है। साथियों, आइए जानते हैं सिंचाई की बौछारी विधि। सिंचाई की बौछारी विधि एक आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र आदि। यह विधि एक ऐसी विधि है जिससे हर प्रकार की फसलों की सिंचाई की जा सकती है और फसलों की 20 से लेकर 70% तक पानी की बचत की जा सकती है। साथियों, इस विधि द्वारा ढलानों पर बोई गई फसलों में सिंचाई की जा सकती है, मेड़ों पर बोई गई फसलों में सिंचाई की जा सकती है, नालियों में बोई गई फसलों पर सिंचाई की जा सकती है, समतल जमीन पर बोई गई फसलों में सिंचाई की जा सकती है, बागवानी में सिंचाई की जा सकती है, किचन गार्डन में सिंचाई की जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आधुनिक विधि है। साथियों, इस विधि में एक पंपिंग सेट के माध्यम से पानी को प्रेशराइज्ड किया जाता है और नोजल की सहायता से जो खेतों में बिछे होते हैं वहाँ पर फुब्बारे की तरह पानी निकलता है, जैसा आजकल कभी कभी गार्डनों में देखने को मिलता है, पार्कों में देखने को मिलता है। जहाँ लॉन की सिंचाई होती है वहाँ पर इस तरह की सिंचाई की विधि आजकल देखने को मिलती है। चूँकि यह एक आधुनिक विधि है, इसीलिए अभी भारत में इसका प्रचलन आम आदमी तक नहीं है। इस विधि की कार्यप्रणाली इस प्रकार है कि इसमें एक जल स्रोत होता है। जल स्रोत एक पंपिंग सेट से कनेक्ट रहता है। पंपिंग सेट मेन और सब मेन पाइप से कनेक्ट रहते हैं और सब मेन पाइप नोजल सेट से कनेक्ट होता है। जब पंपिंग सेट को ऑन किया जाता है तो वो किसी जल स्रोत से पानी को फोर्स के माध्यम से या प्रेशर से नोजल की तरफ धकेलता है और नोजल से एक फुब्बारे के रूप में पानी की फुहार छूटती है जो अपने आसपास के क्षेत्रों में बारिश जैसी या बूंदों के समान सिंचाई करती है। तो इस प्रकार की सिंचाई को हम
बौछारी सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। आइए जानते हैं टपक इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन। साथियों, यह सिंचाई की विधि भी उन क्षेत्रों में प्रभावशाली है जहां पर पानी का अभाव होता है। वहां पर बागवानी के लिए एक सक्सेस और पावरफुल विधि है। इसमें जड़ों के पास नोजल कनेक्ट रहता है जो बूंद बूंद करके पानी टपकाता है। यहाँ भी एक पंपिंग सेट की आवश्यकता होती है, सब मेन पाइप की आवश्यकता होती है। ये सब मेन पाइप नोजल से कनेक्ट होते हैं और जो नोजल जड़ों के पास होता है वो बूंद बूंद करके पानी को टपकाता है, जड़ों को देता है। इससे पानी की बचत होती है और पौधा भी हरे भरे काफ़ी पैदावार देते हैं। साथियों, तो ये था हमारा आज का शीर्षक। आज का शीर्षक यही समाप्त होता है और आपसे वादा करते एक नए शीर्षक के साथ अगली कक्षा में फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एवं नमस्कार।